Hello friends, this is Tavinder Singh. Today's topic is government budget. We talk about today about the budget made by the government of different countries of India, and this is a bilingual video which makes it easy to understand. So let's start. Government budget. अब बजट क्या है? बजट इज जस्ट लाइक अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जहाँ पे गवर्नमेंट अपने एंटीसिपेटेड रिसीट्स को शो करती है और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर को शो करती है। तो एक तरीके का ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, एक प्रोफॉर्मा होता है जिसमें गवर्नमेंट ये बताती है कि कहाँ कहाँ से उसको पैसा मिलेगा इस साल और कहाँ कहाँ वो किस किस योजनाओं पे किस किस चीज़ों पे खर्चा करेगी। ठीक है, तो एंटीसिपेटेड रिसीट्स का यहाँ पे ये मतलब है कि वो अप्रॉक्सीमेटली बता रही है कि इतना पैसा उसके ऊपर रिसीव होगा या इतना फंड उसको यहाँ से मिलेगा। और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर वो कैलकुलेट करके बता रही है कि हाँ हाँ अगर हम इन योजनाओं पे खर्चा करेंगे, इन पॉलिसीज पे खर्चा करेंगे तो कहाँ कहाँ पे कितना कितना पैसा लगेगा। तो टोटल जितनी भी रिसीट्स उसको मिलेगी और जितने भी खर्चा होगा उसको वो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर दैट इज फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च वो शो करती है। इस बार का फाइनेंशियल ईयर 3 मंथ्स का डिले हो गया है ड्यू टू सम दिस स्ट्रगल पीरियड ऑफ कोरोना, कि हमारा जो पीरियड ऑफ फाइनेंशियल ईयर है वो बढ़ गया है, फ्रॉम 1 जुलाई हो जाएगा, राइट। 3 मंथ्स एक्सटेंड हो गया। तो कितने तरीके की रिसीट्स होती है पहले हम ये बात करते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिसीट्स आर देयर। आज हम बात जो करेंगे वो गवर्नमेंट बजट की बात करेंगे। व्हाट इज गवर्नमेंट बजट हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है। ठीक, फिर टाइप्स ऑफ रिसीट्स की बात करेंगे, ठीक है, टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर की बात करेंगे। फिर जो लास्ट टॉपिक हम इस वीडियो में या सेकेंड पार्ट में आपको बताएंगे वो हम डेफिसिट के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स। 2 तरीके की रिसीट्स होती है, रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स। इसी तरीके से 2 तरीके के एक्सपेंडिचर होने हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो सोर्सेस क्या होते हैं हम अभी डिस्कस करेंगे। पहले बात करते हैं कि होते क्या है, इसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है। तो रेवेन्यू नेचर के जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो रिपीटिंग नेचर के होते हैं, मतलब वो बार बार होते हैं, साल में कई बार होते हैं। ऐसे टाइप के ट्रांजैक्शंस को हम रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शंस कहते हैं। और कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शंस जो होते हैं वो नॉन रिपीटिंग नेचर के होते हैं, नॉन रिकरिंग के होते हैं। इसका मतलब साल में एक बार होते हैं, या जो ट्रांजैक्शन एसेट और लायबिलिटी को अफेक्ट करते हैं हमारी, वो कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शन होते हैं। तो रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शन और कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शन में अलग अलग करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि जो रिपीटिंग है नेचर का है, जो साल में कई बार हो रहा है, वो आपका रेवेन्यू नेचर का ट्रांजैक्शन हो जाएगा। और कैपिटल नेचर का जो ट्रांजैक्शन है जो साल में एक बार हो रहा है वो हमारा कैपिटल नेचर का ट्रांजैक्शन हो जाएगा। तो दिस इज अबाउट रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर, हाउ टू बाइफरकेट बिटवीन द टू, दिस इज ऑल इज अबाउट। अब हम बात करते हैं रेवेन्यू रिसीट्स, बट इससे पहले समझने के लिए कैपिटल रिसीट समझ लेते हैं क्योंकि ये आसान आपको रहेगा। तो जब आप जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप बात करें गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट को पैसा कब रिसीव होगा? गवर्नमेंट को पैसा तब रिसीव होगा जब वो या तो किसी से बोरो कर लेगी बोरोइंग्स के फॉर्म में, और या अपनी किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को बेच देगी, जिसको डिसइन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। जब गवर्नमेंट क्या करती है कि अपनी कंपनी के शेयर्स किसी प्राइवेट कंपनी को बेच देती है तो उसे हम डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं। अभी आपने सुना होगा एयर इंडिया के डिसइन्वेस्टमेंट की बात चल रही थी। तो गवर्नमेंट को 2 तरीके से पैसा रिसीव हुआ, इधर बाय बोरोइंग्स और जो दूसरा हमने बात करा डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो बोरोइंग से गवर्नमेंट की लायबिलिटीज बढ़ गई, गवर्नमेंट की लायबिलिटीज बढ़ गई, और डिसइन्वेस्टमेंट्स क्योंकि उसने अपनी एसेट बेच दी गवर्नमेंट ने, तो उसकी एसेट क्या हो गई? कम हो गई, राइट। समझ में आ गई बात। तो दोज रिसीट्स which either it leads to increase in liabilities or leads to decrease in assets of the government is known as capital receipt। ऐसी
ऐसा इस तरीके से पैसा आना कि या तो गवर्नमेंट की लाइबिलिटी बढ़े, दोनों में से कोई एक चीज होगी, या तो गवर्नमेंट की लाइबिलिटी बढ़े और या एसेट्स कम हो जाए। ऐसी टाइप की रिसीट्स को आपको कैपिटल रिसीट बोलते हैं। इसका एग्जांपल मैंने आपको पहले से ही बता दिया है, बोरोइंग्स मेड बाय द गवर्नमेंट लीड्स टू इंक्रीज इन लायबिलिटी एंड दिस इन्वेस्टमेंट of the public sector units or the shares of public sector units is known as decrease in assets। अब कैपिटल रिसीट आपको समझ में आ गया तो रेवेन्यू रिसीट भी आ जाएगा, बस आपको नीदर और नॉर का यूज करना है। तो नीदर इंक्रीज इन लायबिलिटीज और नॉर डिक्रीज इन एसेट्स। तो ऐसे ट्रांजैक्शन जो गवर्नमेंट की ना तो लायबिलिटी को अफेक्ट करे, ना तो लायबिलिटी को बढ़ाए और ना ही एसेट्स को डिक्रीज करे, ऐसे टाइप के ट्रांजैक्शंस को हम लोग रेवेन्यू रिसीट्स कहते हैं। तो एग्जांपल देख लेते हैं इसका कि ऐसे ट्रांजैक्शन जो लायबिलिटी को ना बढ़ाएं, जैसे कि गवर्नमेंट को टैक्स से पैसा रिसीव हो रहा है, गवर्नमेंट को टैक्स से पैसा रिसीव हो रहा है, तो क्या ये लायबिलिटी को बढ़ा रहा है गवर्नमेंट की? नहीं, ये लायबिलिटी को नहीं बढ़ा रहा है। या मान लीजिए गवर्नमेंट को इनकम हो रही है पब्लिक सेक्टर टेकिंग से, इनकम फ्रॉम पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, कोई भी मेट्रो है या गवर्नमेंट की रेलवेज है, इससे जो गवर्नमेंट को पैसा मिल रहा है, क्या ये गवर्नमेंट की एसेट्स को कम कर रहा है? नहीं, ये गवर्नमेंट को एसेट्स को कम नहीं कर रहा है, तो ये डिक्रीज इन एसेट्स नहीं कर रहा है, इसलिए कौन सी रिसीट्स होगी? रेवेन्यू रिसीट्स होगी। तो ये समझ में आ गया कि जो लायबिलिटी को ना तो बढ़ाए और ना ही एसेट्स को कम करे, ऐसी टाइप के रिसीट्स को क्या कहते हैं? रेवेन्यू रिसीट्स कहते हैं। अब बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर की। अगेन कैपिटल एक्सपेंडिचर हम पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, ठीक है। तो अब खर्चा कहाँ करती है गवर्नमेंट? या तो कोई एसेट बनाएगी, क्रिएशन ऑफ एसेट्स, जैसे गवर्नमेंट ने फ्लाईओवर्स बनाए, मेट्रो बनाई, ये आपका एक्सपेंडिचर का पार्ट है और एक ही बार होता है साल में। ऐसा तो नहीं है गवर्नमेंट बार बार उसी फ्लाईओवर को दोबारा डिमोलिश करके फिर से बनाती है, उसकी रिपेयरिंग करती है बट दोबारा नहीं बनाती है। मेट्रो 100 साल 200 साल पता नहीं कितने साल तक चलती रहेगी। तो ऐसे टाइप के एक्सपेंडिचर को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, ठीक। तो दोज एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट विच ईदर क्रिएट एसेट्स और रिड्यूस लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। तो ऐसे ट्रांजैक्शन जो गवर्नमेंट की एसेट्स को क्रिएट यानी कि बढ़ाएं और लायबिलिटीज को कम करें। आई होप एसेट और लायबिलिटी को आपको मतलब पता होगा, ठीक है। अभी नहीं भी पता होगा तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो एसेट्स को बढ़ाएं और लायबिलिटीज को कम करें। एसेट्स वो चीजें होती है जो आप यूज करके जिनको इनकम जनरेट कर सकते हो या जो आपको सेटिस्फैक्शन देती है, वो हमारी एसेट्स होती है। और लायबिलिटीज आपकी जिम्मेदारियां हैं जिनको आपको पे ऑफ करना है। सपोज किसी से आपने उधार ले रखा है तो वो आपको पे ऑफ करना पड़ेगा, दिस इज अ लायबिलिटी ऑन यू, राइट। तो लायबिलिटी को आपको पे ऑफ करना होता है, इसलिए वो लायबिलिटी होती है। और एसेट से आप पैसा जनरेट कर सकते हो, जैसे कि आपकी मेट्रो से गवर्नमेंट को पैसा रिसीव होता है, राइट। सो ऐसे टाइप के एक्सपेंडिचर को जो एसेट्स को क्रिएट करें और लायबिलिटीज को कम करें, ऐसे टाइप के एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमने जैसे एग्जाम्पल लिया मेट्रो का, अगर गवर्नमेंट मेट्रो बनाती है तो उससे एसेट्स बढ़ेगी और ये कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा, ठीक। और यह गवर्नमेंट क्या करेगी? बोरोइंग्स का पेमेंट कर देगी। जो भी गवर्नमेंट ने पैसा किसी से बोरो किया है, चाहे सेंट्रल बैंक से या पब्लिक से, उसको क्या कर दे? पे ऑफ कर दे। तो उससे गवर्नमेंट की लायबिलिटीज कम हो जाएगी। एक ही बार पेमेंट करना होगा, बार बार तो उसी लोन का पेमेंट नहीं करना होगा। तो ऐसे एक टाइप के एक्सपेंडिचर को क्या कहते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। अब ये जब आ गया तो ये बड़ा आसान हो गया, इसमें सिर्फ नीदर नॉर लगाना है। तो नीदर क्रिएट एसेट्स नॉर रिड्यूस लायबिलिटीज, ठीक है। तो ऐसे टाइप के एक्सपेंडिचर जो ना तो गवर्नमेंट की एसेट्स को क्रिएट करे ना ही उनकी लायबिलिटीज को कम करे, ठीक है ना। तो ऐसे टाइप के एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि गवर्नमेंट को इनकम हो रही है, गवर्नमेंट को मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर करना पड़ रहा है, खर्चा मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर ऑन एक एसेट। जैसे मेट्रो है तो मेट्रो की मेंटेनेंस के लिए गवर्नमेंट को खर्चा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? कोई भी फ्लाईओवर बनाया है तो उसकी रिपेयरिंग के लिए बार बार खर्चा करना है। क्या उससे नया फ्लाईओवर बन रहा है? नहीं। क्या उससे नई मेट्रो बन रही है? नहीं। तो यहाँ पे कोई क्रिएशन ऑफ एसेट नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ
उसको मेंटेन किया जा रहा है। तो ना तो क्रिएट करें एसेट्स को और ना ही लायबिलिटी को रिड्यूस करें। जैसे मान लो कि यहाँ पे हमने बोला बोरिंग्स का पेमेंट करेंगे तो लायबिलिटी कम हो जाएगी, लेकिन सिर्फ बोरिंग्स का अगर इंटरेस्ट देते रहे, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, अगर हम सिर्फ बोरोइंग्स का इंटरेस्ट पे करते रहे, उसका प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि मूलधन यानी कि जो मेन अमाउंट है वो पे ना करें, सिर्फ उसका ब्याज यानी कि इंटरेस्ट पे करते रहे, तो ऐसे टाइप में क्या लायबिलिटी कम होगी? बिल्कुल नहीं कम होगी, क्योंकि सिर्फ आप क्या दे रहे हो? इंटरेस्ट भी पे कर रहे हो, उसका प्रिंसिपल अमाउंट पेमेंट नहीं कर रहे हो। तो ऐसे टाइप के एक्सपेंडिचर को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। है ना, गवर्नमेंट बजट क्यों बनाती है या गवर्नमेंट को बजट बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है? देखो भाई, सिंपल लैंग्वेज में अगर समझें तो अगर हम कहीं पे घूमने भी जाते हैं तो हम एक बजट अगर प्रिपेयर करके नहीं जाएंगे तो हमारा अननेसेसरी का एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। एक प्रॉपर प्लानिंग नहीं होगी तो उसको हमारी ट्रिप भी सक्सेसफुल नहीं रहेगी। इन द सेम वे अगर बजट नहीं बनाएगी गवर्नमेंट, पहले से प्लान नहीं करेगी, तो हो सकता है कई इंपॉर्टेंट चीजें छूट जाए। तो इसीलिए गवर्नमेंट बजट बनाती है। तो पहला ऑब्जेक्टिव जो है गवर्नमेंट बजट का, इकोनॉमिक ग्रोथ। गवर्नमेंट क्या करती है, जहां से भी जिसको रिसीट्स आ रही है, जो पैसे आ रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेगी। इन्वेस्ट करेगी लिटरेसी में, एजुकेशन सेक्टर में, ताकि लिटरेसी रेट इंप्रूव हो जाए। हेल्थ सेक्टर में वो क्या कर सकती है, कॉलेजेस बनवा सकती है या फिर नए हॉस्पिटल्स खोल सकती है, जिससे कि हमारा हेल्थ इंप्रूव हो जाए। हेल्थ इंप्रूव होगा तो ह्यूमन कैपिटल इंप्रूव होगी। भाई अगर आप किसी पर्सन को हेल्दी रखोगे तो वो एफिशिएंटली काम करेगा। तो इन सब चीजों को करना भी जरूरी है। अब अगर कोई पर्सन हेल्दी होगा, हमारी ह्यूमन कैपिटल अच्छी होगी, तो इकोनॉमी की ग्रोथ भी बढ़ेगी, क्योंकि भाई अगर ह्यूमन अच्छा है, हेल्दी है, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। प्रोडक्टिविटी मतलब वो अच्छे से काम करेगा। अगर हेल्दी नहीं होगा तो हो सकता हो वो 1 घंटे में 10 ही यूनिट बनाए, लेकिन अगर हेल्दी होगा, अच्छा होगा, स्किल्ड होगा, तो वो 1 घंटे में हो सकता है 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करके दे दे। हमारे पास मशीनरीज होगी तो हम एक घंटे में बहुत ज्यादा यूनिट्स बना पाएंगे, तो हमारा आउटपुट क्या होगा, इकोनॉमी का बढ़ेगा। तो इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट जो है बजट में जहां से पैसा आते हैं उसको कहां का इन्वेस्ट करना है वो ये देखती है, जिससे कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ सके, जिसको हम री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज भी कहते हैं। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, मान लो पिछले साल उसने योजना बनाई या पिछले साल कहीं कहीं खर्चा किया, कई कई जगह सक्सेसफुल हो गया और कई कई जगह नहीं सक्सेसफुल हुआ। सपोज गवर्नमेंट ने वुमेन एम्पावरमेंट का प्रोग्राम चलाया, इट वाज वेरी वंडरफुल, इट वाज अ ह्यूज सक्सेस सपोज, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इस साल उसमें एक्सपेंडिचर और थोड़ा सा एक्स्ट्रा करेगी। अगर पिछले साल 1000 करोड़ खर्चा किया था तो इस बार हो सकता है 2000 करोड़ खर्चा करेगी। और किसी मान लो पॉलिसी में लगाया कि मनरेगा में कुछ पैसा डिस्ट्रॉय हो गया या एक्सप्लॉइट हो गया, लोगों को नहीं सही तरीके से पहुंचा, ठीक है ना, या किसी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को किसी डेवलपमेंट के लिए पैसा दिया तो वो पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाया, तो उसको इस बार पैसा कम देगी और वो जो एक्स्ट्रा पैसा बचा होगा उसको पैसा कम देगी, तो वो पैसा जो बच जाएगा वो किसी और योजना में लगा देगी जो अभी प्रायोरिटी में है। तो इसको कहते हैं री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। एक पॉलिसी से पैसा खर्चा कम करके दूसरी पॉलिसी में इन्वेस्ट करना जो बेनिफिशियल है और बेटर है। फिर हम बात करते हैं रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी बिटवीन द पीपल, और यहाँ पे रीजनल इनइक्वालिटी की भी बात हो रही है कि जैसे मान लो कि रिच और पुअर में क्या है कि गवर्नमेंट क्या करती है, रिच पे टैक्सेस ज्यादा लगाती है क्योंकि दे हैव मोर एबिलिटी टू पे, उनसे जो पैसा लेती है वो पुअर के डेवलपमेंट में, अपलिफ्टमेंट पे खर्चा करती है, उनके लिए स्पेंड करती है। तो जब रिच से पैसा लेंगे तो थोड़ा रिच नीचे आएगा और पुअर पे खर्चा करेंगे तो पुअर थोड़ा अपलिफ्ट होगा, तो दोनों में इनइक्वालिटी खत्म हो जाएगी। इसी तरीके से किसी स्टेट में ज्यादा इलिटरेसी है तो एजुकेशन सेक्टर में वहां पे ज्यादा पैसा खर्च होगा, और किसी स्टेट में अभी एजुकेशन सेक्टर मान लीजिए बहुत अच्छा है तो वहां पे एजुकेशन सेक्टर में पैसा कम खर्चा होगा, तो इससे उन्हों के रीजनल इम्बैलेंसेस जो है वो खत्म हो जाएंगे। दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट। नेक्स्ट है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। हम पहले भी मनी बैंकिंग में पढ़ चुके हैं कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन क्या होता है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज मेरी पहले वाली वीडियो जाके देखिए, उसमें आपको इन्फ्लेशन में शॉर्ट में मैंने बताया हुआ है। तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हमारी इकोनॉमी स्टेबल रहे, स्टेबल नहीं रहेगी तो क्या होगा, मान लीजिए कि इन्फ्लेशन है तो गुड्स के प्राइसेस बहुत ज्यादा है, पुअर पीपल उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, राइट। तो उसको स्टेबल करने के लिए कि इकोनॉमी एक तरीके से चलती रहे प्रॉपर वे में, थोड़ी बहुत ग्रोथ और फ्लक्चुएशंस रिक्वायर्ड भी होते हैं, लेकिन
बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होने चाहिए। तो इकोनॉमी को स्टेबल रखने के लिए, इकोनॉमी को स्मूथ फंक्शनिंग के लिए गवर्नमेंट बजट बनाती है, ठीक है। उसमें जो भी स्टेप्स वो लेगी इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, वो आपको मैंने ऑलरेडी मनी बैंकिंग में बताए हैं, प्लीज आप उसकी वीडियो एक बार जाके देखें। नेक्स्ट बात करते हैं मैनेजिंग पब्लिक इंटरप्राइजेस। अब गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट की कई सारी पब्लिक इंटरप्राइजेस है, लाइक मेट्रो, रेलवे, उसके लिए भी गवर्नमेंट बजट एलोकेट करती है। हमारे यहाँ पहले तो रेलवे बजट एक अलग से ही बहुत बड़ा बजट माना जाता है, वो अलग से ही इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। मेट्रो बनानी है, ब्रिजेस बनाने हैं, या गवर्नमेंट की कोई कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड सपोज मतलब मान लीजिए, है ना, और सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन जो स्टोरेज का काम करती है, जो कहाँ से चीजें आनी है, कहाँ जानी है, ये सब देखती है, तो उनके लिए भी कोई खर्चा होता है, वो पब्लिक इंटरप्राइजेस को मैनेज करने के लिए भी गवर्नमेंट बजट बनाती है कि इस साल उनको इतना पैसा देंगे ताकि वो आगे अपना डेवलपमेंट कर सके या अपने आप को मैनेज कर सके। फिर प्राइस स्टेबिलिटी की बात करते हैं, प्राइस बहुत ज्यादा कम ना हो या बहुत ज्यादा, मतलब जैसे मान लीजिए कि प्राइस बहुत ज्यादा किसी चीज का बढ़ गया, तो क्यों बढ़ा होगा, शॉर्टेज की वजह से बढ़ा होगा, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, जैसे मान लीजिए इस बार फूड सिक्योरिटी बिल गवर्नमेंट लाई, फूड सिक्योरिटी बिल में क्या होता है कि गवर्नमेंट ने क्या किया, जो चीजों की शॉर्टेज हो जाती है कुछ सीजन में, तो पहले से ही बाहर से इंपोर्ट करा के या एक्स्ट्रा स्टोरेज करके वेयर हाउस बना के उसमें स्टोर कर लिया, ताकि जब जिस समय उस फूड की स्टोरेज हो तो वहां से उसको सप्लाई कर दे, तो जो डिमांड होगी वो सप्लाई जो होगी वो मेंटेन रहेगी, जिससे कि उस चीज का प्राइस ऊपर नीचे नहीं होगा, यानी कि बढ़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि प्राइस क्यों बढ़ता है, जब शॉर्टेज होती है, डिमांड ज्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, सीधी सी बात है। महंगाई क्यों बढ़ती है, क्योंकि उस चीज को लेने वाले बहुत लोग हैं और चीजें कम है, तो ऑब्वियसली बात है समवन हैज एबिलिटी टू पे मोर, तो वो बेटर प्राइस ऑफर कर देता है कि मैं इतने में ले सकता हूँ उसको, राइट। तो अब अगर मान लीजिए डिमांड को मीट आउट करने के लिए प्रॉपर सप्लाई रहे, कभी शॉर्टेज हो ही ना, तो प्राइस स्टेबल रहेगा, ऑब्वियसली बात है। तो इस प्राइस स्टेबिलिटी को इंप्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, पहले से कुछ एक्सपेंडिचर करके रखती है, स्टोरेज करके रखती है, ताकि चीजों के प्राइस स्टेबल रहे, और उसके लिए खर्चा करेगी, तो गवर्नमेंट को खर्चा कहाँ से करेगी, जहां से उसको पैसा मिलेगा, इसीलिए गवर्नमेंट बजट बनाती है ताकि प्राइस स्टेबल रहे, ठीक है। इसके